आप ये पूछोगे कि सर इसके अंदर रोटेशनल का कंसेप्ट नहीं लगेगा, ये कैसे क्लिक करे अपने को? निकल के आएगी क्योंकि v नॉट और इस 9 मीटर पर सेकेंड के बीच में जो ये रिलेशन है ये उनके रोलिंग मोशन का मोहताज नहीं है। ये उनके रोलिंग मोशन का मोहताज नहीं है। वो रोल कर रहा है नहीं कर रहा है, रोटेशन हो रही है नहीं हो रही है, डजंट मैटर। इसके पीछे एक ही सिद्धांत है, एक ही कारण है, और वो कारण है कि दोनों के दोनों रिजिड सरफेस है पहली बात, और दोनों के दोनों रेगुलर कांटेक्ट में बने हुए दूसरी बात। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना, और सिचुएशन ये कह रहा है, सिचुएशन चीख चीख के कह रहा है कि भाई जैसे ही ये ए नीचे की ओर आएगा तो ऑटोमेटिकली जो बी है ये ऊपर क्यों जाएगा। यानी बात ये आ गई कि 9 मीटर पर सेकेंड का जो कंपोनेंट आएगा दैट विल नथिंग बट बी 9 cos 37, और ये जो v नॉट है इसका अगर हम कंपोनेंट देखें बेटा तो वो निकल के आएगा v नॉट का यस cos 53। ऐसे दो रिजिड सरफेसेस हो जो आपस में रेगुलर कांटेक्ट में हो, उनके बीच में कुछ मोशन वगैरह हो रही हो, कांटेक्ट में रहते हुए उन दोनों के बीच में मोशन हो रही हो, दोनों मूव कर रही हो। ऑलराइट, तो यहां पे तो वैसे कुछ दिख रहा है अपने को। बेशक ये दो बॉडीज वेज के रूप में नहीं दिख रही, लेकिन इनके अंदर उस वेज कंस्ट्रेंट में इंक्लूड होने वाली सारी खूबियां मौजूद है। वेज कंस्ट्रेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी की वेलोसिटी को दूसरे बॉडी की वेलोसिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं, और वेलोसिटी नहीं, एक के एक्सीलरेशन को भी आप दूसरे के एक्सीलरेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। यानी एक की एक्सीलरेशन दे दी जाएगी, दूसरे की पूछ ली जाएगी, या तो ऐसे सवाल आ जाएंगे सीधे सीधे, एक की वेलोसिटी दे दी गई दूसरे की पूछ ली गई, जैसे ये वाला सवाल है। अदरवाइज सवाल ऐसा भी आ सकता है जिसके अंदर दोनों की वेलोसिटीज नहीं मालूम, दोनों अननोन, दोनों के दोनों अननोन, पूरा का पूरा आपको न्यूटन्स लॉ है बीडी वगैरह लगा के सारी चीजें करनी है, दोनों के एक्सेलरेशन a1 a2 मानना है, और क्योंकि दोनों के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो अननोन्स है a1 a2, तो आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वो एक्स्ट्रा इक्वेशन कहां से आएगा, कंस्ट्रेंट मोशन से। कंस्ट्रेंट अर्थात मजबूरी, कंस्ट्रेंट अर्थात मजबूरी, यानी कि मजबूरी की इक्वेशन, यानी कि इन दोनों के बीच में जो एक मजबूरी है कांटेक्ट में रहने की, उसके लिए इनके वेलोसिटीज को एक प्रॉपर रिलेशन में बंधना ही पड़ेगा, और उसी रिलेशन को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन या फिर मजबूरी वाली रिलेशन। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना, और सिचुएशन ये कह रहा है, सिचुएशन चीख चीख के कह रहा है कि भाई जैसे ही ये ए नीचे की ओर आएगा तो ऑटोमेटिकली जो बी है ये ऊपर क्यों जाएगा। जैसे बिल्कुल मेरी बातों पे ध्यान दे कि भाई इसके अंदर मजबूरी ये होती है कि अगर तो दोनों को साथ में बने रहना है, कांटेक्ट में बने रहना है, तो एक ही तरीका है कि दोनों के वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स होंगे, बड़े ध्यान से सुने, दोनों के वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट्स होंगे किधर, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, किधर, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यानी कि दोनों के दोनों, कहने का मतलब दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दिशा में, इस केस में जो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा वो कौन सा होगा, यस ये टेंजेंशियल सरफेस। तो इस केस में इस टेंजेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर दिशा में, इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, दिशा सेम होनी चाहिए, और मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, अर्थात स्पीड डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए इस दिशा में। ये मजबूरी है। सो दिस इज योर वेज कंस्ट्रेंट। वेज की मजबूरी ये है कि अगर रेगुलर कांटेक्ट में बना रहना है तो परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस उनकी जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है दे शुड बी इक्वल। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि बड़े ध्यान से कायदे से ये जो भी फिगर दे रखा है, इसके अंदर जो भी उन्होंने कलाकारी कर रखी है, उस कलाकारी को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हुए हमें ये करना है कि इन दोनों के वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाल लेने हैं। क्या निकाल लेने, कंपोनेंट्स निकाल लेने परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस की अगर हम बात करें, यहां पे कॉन्टैक्ट सरफेस ध्यान से देखें टेंजेंशियल है, तो टेंजेंट का परपेंडिकुलर क्या होता है, अरे वाह, टेंजेंट का परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है, बचपन से पढ़े। फिर तो ये सवाल और भी आसान हो गया, इनफैक्ट और भी खूबसूरत हो गया,
और भी खूबसूरत हो गया कि आपने कुछ नहीं करना है, इन दोनों के रेडियस के अलोंग दोनों के वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो अब आप क्या कर लो कि बचपन की जो सारी आपकी जानकारियां हैं, जो आपने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ी है, उस ज्योमेट्री को लगाओ। बचपन की जो ज्योमेट्री की जानकारी आपके पास, उस ज्योमेट्री की जानकारी को लगाओ, और ये जो उन्होंने कारस्तानी कर रखी है, जो उन्होंने इसके अंदर ये सब रायता फैला रखा है इसको साफ करो, और ये एंगल कहीं ना कहीं से आप ढूंढ निकालो। नोट करके आपको ये एंगल निकाल लेना है, और जैसे ही एंगल निकल के आ गया, कंपोनेंट पता लग गया। कंपोनेंट पता लग गया, और जैसे ही कंपोनेंट पता लग गया, दोनों के कंपोनेंट को उठा के इक्वेट कर दो, सीधे आंसर। सीधे आंसर, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रॉपर्ली, तब जाके वक्त लग रहा है, लेकिन आप यदि खुद स्वयं सॉल्व करोगे इसको सीखने के बाद, यू विल टेक लेस देन 1 मिनट। तो इसके अंदर यदि हम बड़े ध्यान से देखें, देखिए ये जो रेडियस है निश्चित रूप से ये 5 है, दे रखा है इन्होंने। अगर ये 5 है तो ये डिस्टेंस भी निश्चित रूप से 5 होगी, और ये डिस्टेंस 5 होगी, तो शायद यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होगा ये 12 मीटर्स होगा। तो अगर ये 12 मीटर है और हम इस ट्रायंगल के अंदर फोकस करें, तो एक साइड तो भाई पता लग गया, लेकिन इसके अंदर ए का रेडियस आपको मालूम नहीं, तो ए का रेडियस अपन मान लेते आर, कोई दिक्कत नहीं, निकल के आ जाएगा। और इसकी अगर रेडियस आर है, तो शायद ये जो कंप्लीट डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 5 प्लस आर में। तो ये अपने को कुछ 19 दे रखा है, तो भाई अगर आपको 19 दे रखा है, ये आपने आर मान रखा है, तो ये कितना बना? ये बना 19 माइनस आर। वेरी गुड। क्या बना? 19 माइनस आर, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर आर के टर्म्स में, बड़े ध्यान से देखें, आर के टर्म्स में आपको तीनों साइडें पता है। एक तो अपने आप में तो भाई सीधे सीधे निकल के आया, देखो आर इक्वल टू कितना, क्या बात, 10 निकल के आई। तो मैंने कहा ही था, मैंने कहा ही था कि मजबूरी तुम्हारी नहीं, मजबूरी तो किनकी होती है? जो सवाल बना रहे होते हैं, फ्रेम कर रहे होते हैं टीचर, उनकी मजबूरी होती है, सारी टेंशन उनकी होती है कि भाई सवाल गलत ना हो जाए, इनसफिशिएंट डेटा ना हो जाए, और जो कैलकुलेशन वगैरह हो वो भी आसान आए, वो भी अच्छे आंसर ही दे। तो तुम लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि जिन्होंने भी इस सवाल को सॉल्व किया होगा, उन्होंने कितनी अपनी एनर्जी खत्म करी होगी, कितना हिसाब किताब किया होगा, ये 19, ये 12, 17, ये हिसाब किताब कितना कुछ किया होगा, तब जाके आर की वैल्यू उन्होंने 10 बैठा ली होगी। और हमें देखो हंसते खेलते बिंदास बल्ले बल्ले करते हुए पाइथागोरस लगा लिया, आंसर आ गया 10, कोई टेंशन नहीं। तभी मैंने कहा जो सॉल्व कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भैया कोई टेंशन नहीं, बिंदास होकर क्वेश्चन सॉल्व किया करो, एकदम झकास। ठीक? तो भाई आप लोग ये सोच रहे हो कि सर तो आज बिल्कुल मूड में है। हाँ भाई बिल्कुल मूड में। तो बात ये आ गई कि इसके अंदर, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसके अंदर आर की वैल्यू कितनी है? 10। ओके, तो आर की वैल्यू निकल के आई 10, और अगर आर की वैल्यू 10 निकल के आती है, तो बेटा ये जो डिस्टेंस है 19 माइनस आर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, यानी कि 9, 12 और 15 का ये ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये कहीं ना कहीं सबसे पसंदीदा जो ट्रायंगल है, दुनिया का सबसे जो खूबसूरत ट्रायंगल है, 3, 4, 5 वाला, उस ट्रायंगल की ओर इशारा कर रही है। बस हर एक साइड कितना? 3 गुना बढ़ गया। देखो कंफर्म हो गया कि इसके अंदर भी जो एंगल्स आएंगे वो भी बिल्कुल 37 डिग्री और 50, यानी बात ये आ गई कि 9 मीटर पर सेकेंड का जो कंपोनेंट आएगा, दैट विल नथिंग बट बी 9 cos 37। और ये जो V0 है, इसका अगर हम कंपोनेंट देखें बेटा, तो वो निकल के आएगा V0 का यस cos 53 डिग्री। तो बात ये आ गई कि इस V0 का जो कंपोनेंट अपने को चाहिए था कॉन्टेक्स्ट सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर में, दैट कम्स आउट टू बी V0 cos 53 डिग्री। और cos 53, तो इक्वेशन आपके सामने आ गया 3/5 V0 इक्वल टू 9 टाइम्स, सीधे सीधे निकल के आती है, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड।